नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उल्टी आते गले पड़ी। कहानी सुनने के बाद में कहानी को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उल्टी आते गले पड़ी। विद्या जी अपने बेटे के लिए लड़की देखने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन उनकी कुछ अपेक्षाएं थी, जैसे कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो और गरीब मायके की हो, क्योंकि अगर बहू अच्छी पढ़ी लिखी और अमीर मायके वाली हुई तो वो उन सबको कभी इज्जत नहीं दे पाएगी और कभी उनके दबदबे में भी नहीं रहेगी। विद्या देवी एक ऐसी बहू चाहती थी जो उनसे हमेशा दबी रहे और उनकी जी हुजूरी करती रहे। विद्या जी अपनी भतीजी की शादी के लिए कुछ दिनों के लिए गांव में गई थी। वहां पर उनकी नजर में अमृता नाम की एक लड़की आई। वो देखने भालने में बड़ी अच्छी लगी उन्हें और उसके बारे में उन्होंने जब जानकारी इकट्ठी की तो मालूम पड़ा कि अमृता अभी पढ़ ही रही है, मतलब कि उसकी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2 वर्ष बाकी थे। साथ ही उसके माता पिता मध्यम वर्गीय थे। अब विद्या देवी ने बिना देरी किए अरुण का रिश्ता अमृता के लिए भिजवा दिया। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर अमृता के घर वाले बोले, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। इसलिए वे लोग इस रिश्ते के लिए तुरंत ही मान गए और थोड़े महीनों में अमृता और अरुण की शादी हो गई। अमृता शादी के बाद गांव से शहर आ गई रहने। जब उसने अपने ससुराल की चकाचौंध देखी तो उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी इतने अमीर घर की बहू बनेगी। मगर यह क्या, अमृता की यह खुशी कि वह खूब रिच परिवार में ब्याही गई है सिर्फ 1-2 महीने की ही थी। अमृता को रोजाना ही सास और ननद निशा के ताने सुनने पड़ते थे। कभी उसे जाहिल कहा जाता तो कभी गंवार। अमृता की आंखों से अब रोज आंसू टपकते थे। रोज उसे खूब रोना आता। वह सास और ननद के तानों का जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह सीधी सादी लड़की थी और मध्यम वर्गीय घर से आई थी, जबकि ससुराल की अमीरी देखकर उसकी जुबान नहीं खुलती थी। इसके अलावा अभी तो उसकी पढ़ाई ही चल रही थी। जो भी पढ़ाई की थी वह सरकारी स्कूल से की थी, जिसकी वजह से उसकी इंग्लिश भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए उसके अंदर हीनता बोध भी था। वह अपने आप को इन लोगों से हर तरह से कम समझती थी, इसलिए उनके आगे चुप ही रह जाती थी। हर महीने अमृता की ननद निशा अपने मायके रहने आ जाती। दोनों सास बहू ने मिलकर अमृता का जीना जैसे हरामी कर रखा था। सास विद्या देवी पूरे दिन अमृता को ताने मारती और निशा अमृता का हर बात में मजाक उड़ाती, हर बात में कमी निकालती, हर काम में कमी निकालती। पूरा दबदबा बना रखा था दोनों माँ बेटी ने अमृता पर। निशा कभी अमृता के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती तो कभी उसको इंग्लिश नहीं आने का। अमृता की आंखों में आंसू देखकर भी दोनों माँ बेटी पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। कुल मिलाकर अमृता का अस्तित्व घर में न के बराबर ही रह गया था। उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। अमृता की आंखों में आंसू देखकर उसके पति वरुण को बहुत दुख होता था। उसकी हालत देखकर वह मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसे पिछले साल की जो घर में बातें चलती थी वो एक एक करके याद आने लगी। उसके पिताजी एक दिन कह रहे थे, विद्या, हमारी बेटी निशा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, मगर तुम हो कि सारे रिश्ते रिजेक्ट करती जा रही हो और बेटी की शादी कराने का नाम ही नहीं ले रही हो। उसके पिताजी माँ विद्या देवी से कह रहे थे। विद्या देवी बोली, पहली बात तो ये है कि मैं अपनी बेटी की शादी वहां करूंगी जहाँ कोई सास ननद ना हो, जिससे कि मेरी बेटी पर कोई पाबंदी ना हो। और दूसरी बात, लड़के वाले हमसे पैसे में थोड़े कमजोर ही होना चाहिए। वो क्यों भाई? अरे वो इसलिए कि जिससे जमाई हमेशा के लिए हमारे घर का ही हो जाए। अरुण के पिताजी बोले, अब ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? और हमारी बेटी निशा, क्या वो भी ऐसा ही चाहती है? विद्या जी बोली, हाँ, वो भी यही चाहती है कि ससुराल में कोई सास और ननद ना हो। विद्या जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन की पत्नी थी। उनका व्यवसाय शहर में चारों तरफ फैला हुआ था और वे लोग शहर के अमीरों में गिने जाते थे। निशा के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, अरुण और जुगल।
तीनों को माँ बाप ने खूब पढ़ाया लिखाया था। विद्या देवी बच्चों के बचपन से उनकी पढ़ाई पर बहुत जोर देती थी। उनका मानना था कि वैसे भी बेटी को तो विदा करना है, इसलिए उन्होंने बेटी को अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा कर दिया। उसके बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। उनके हिसाब से बेटी का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि तब उसे फैमिली बिजनेस में हिस्सा भी देना पड़ता। उनके दोनों बेटों अरुण और जुगल ने एमबीए करके रखा था। हालांकि उनके पति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया। पति को उनके पिता से जो बिजनेस मिला था, अनुभव के द्वारा उन्होंने उसको खूब बढ़ाया था। उन्होंने अपने बच्चों को इसलिए अच्छी तरह से एमबीए करवाया, जिससे कि वे बड़े होकर नए नए तरीके अपना करके उनके बिजनेस को और बढ़ा सके। दोनों बेटे अरुण और जुगल ने बड़े होकर अपने पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। विद्या जी बड़ी चालाक किस्म की महिला थी, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी ऐसे ही घर में करना चाहती थी कि जहां उनकी बेटी रानी बनकर राज करे, उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। वो ये हमेशा सोचकर ही चलती थी कि अगर घर में ननद और सास है तो वो तो तकलीफ ही देंगी, इसलिए चाहती थी कि बेटी किसी दबाव में न रहे। विद्या देवी जानती थी कि परिवार में सास ससुर साथ रहने से सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होता ही होता है। वे अपनी बेटी को सुकून भरी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए उसे इतना पढ़ा लिखा कर तैयार कर लिया था। अब उनकी बेटी निशा एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर की पोस्ट पर थी। जल्दी ही विद्या जी का सपना पूरा भी हो गया और उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा वर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लड़का पेशे से इंजीनियर था और अपने परिवार से दूर, मगर निशा के घर के पास ही रहता था। लड़के की माँ थी नहीं और बाकी सारा परिवार गांव में रहता था। विद्या जी इस बात से खुश थी कि लड़के की माँ है नहीं, मतलब उनकी बेटी को सास की तानाशाही नहीं सहनी होगी। विद्या जी ने उसी से अपनी बेटी निशा की शादी पक्की कर दी और शादी में दहेज भी तगड़ा दिया, जिससे कभी किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी बेटी को कुछ कह सके। निशा की शादी हो गई और ससुराल में निशा को अब रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। निशा के पति का परिवार गांव में था, मगर निशा को उन सब से कुछ लेना देना नहीं था। अगर सास होती तो कभी न कभी तो गांव जाकर रहना भी पड़ सकता था, मगर सास तो थी नहीं। निशा को अपने पति के घर में बहुत आराम था, जिस वजह से निशा जब चाहे अपने मायके आ जा सकती थी, बल्कि उसे तो कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं घर में। वह ससुराल में कम और मायके में ही ज्यादा रहती थी। विद्या जी अपने फैसले पर बहुत खुश थी। अरुण के मन में यही सारी बातें आ जा रही थी और पत्नी की आंखों में रोज रोज आंसू देखकर उसे बड़ा दुख होने लगा। थोड़े महीने तो अरुण कुछ बोला नहीं, मगर जब उससे अमृता की तकलीफ सही नहीं गई तो वह अपने आप को गुनहगार समझने लगा। उसे लगने लगा कि अमृता उसके कारण ही इतनी दुखी है, जबकि अरुण एक अच्छा पति था। आज उससे बिल्कुल न रहा गया तो उसने अपनी माँ और बहन दोनों को सुनाई दिया। कहने लगा, मम्मी, अमृता पूरे दिन घर का काम करती है, आप लोगों की भी इतनी सेवा करती है, फिर माँ आप और निशा दीदी रोज अमृता को ताने क्यों मारती रहती हो? आखिर अमृता की गलती भी क्या है? उससे कहाँ चूक हो जाती है? बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर विद्या जी तुरंत बोली, ले, तू भी रंग गया इसके रंग में, जोरू का गुलाम जो बन गया है, इसीलिए तो आज इतनी हिम्मत हो गई तेरी कि अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन से अपनी पत्नी की तरफदारी करते हुए जबान लड़ा रहा है। अरुण ने सभी को प्यार से समझाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ और बहन के रवैये में कोई सुधार न हुआ। बल्कि अब अरुण का छोटा भाई जुगल भी अपनी माँ और बहन की टीम में एक हो चुका था और वह भी अपनी भाभी की जब चाहे बेइज्जती कर देता। अरुण अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, उनके हर फैसले को अपनाता था, इसीलिए घर से अलग होने की तो वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। मगर उससे अमृता की हालत भी देखी नहीं जाती थी, क्योंकि अमृता का स्वभाव सरल था, वह एक भली लड़की थी। विद्या जी ने बहुत सोच समझ कर ही तो यह सब काम किया था। बेटी को पढ़ा लिखा कर तगड़ा दहेज देकर विदा किया था कि ससुराल में उसकी तूती बोलती रहे, कोई उससे पलट कर जवाब न दे पाए। और बहू ऐसी घर से लाई थी जिस पर जीवन भर माँ और बेटी शासन कर सके। अमृता के पीहर वाले अपनी बेटी को परेशान देकर अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना चाहते थे, मगर अमृता ने ही उन्हें मना कर दिया था। अमृता नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कोई तकलीफ हो। वैसे भी उसका पति अरुण तो उससे बहुत प्यार करता ही है ना। वह इस बात से संतुष्ट थी और उसके माता पिता वो भी इस बात से काफी संतुष्ट थी।
अब विद्या जी छोटे बेटे जुगल के लिए लड़की देखने लगी। इस बार फिर उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, क्योंकि उन्हें जुगल के लिए भी अमृता जैसी ही एक बंधुआ मजदूर की तलाश थी, जो उनकी और निशा की जी हजूरी कर सके। निशा भी ऐसी भाभी चाहती थी, ताकि वह जब भी मायके आए उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा दौड़ दौड़ कर करें और उससे थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, जिससे उसका दबदबा बना रहे और वह दोनों के कामों में मीन मेख निकाल सके। विद्या जी ने जुगल को लड़कियां दिखाने ले जाना शुरू किया, मगर जुगल जब भी कोई लड़की देखता तो कभी पैसे में, तो कभी रुतबे को लेकर, तो कभी कम पढ़ी लिखी होने की वजह से लड़की को रिजेक्ट कर दिया। वो भी समझदार, अपनी माँ के समान ही होशियार और चतुर लड़का था। उसने घर में अपने भाई भाभी का हाल देख लिया था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वह एक संपन्न परिवार की और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा। विद्या देवी लेकिन उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, मगर जुगल भी जिद पर अड़ गया कि अगर शादी करेगा तो किसी संपन्न परिवार की पढ़ी लिखी लड़की से ही। भाई की शादी के वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की लड़की क्यों ला रही है, जबकि अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे। मगर बाद में अपनी माँ और बहन का तमाशा देखकर सब कुछ समझ चुका था और ठान चुका था कि यह खेल वह अपने और अपनी पत्नी के साथ नहीं होने देगा। जुगल की जिद का उसकी माँ ने खूब विरोध किया, मगर जुगल माना ही नहीं। जानता था कि उसने अगर अपनी माँ की बात मान ली तो जिंदगी भर दुखी ही रहेगा। जुगल को अपने जिद पर अड़े देखकर आखिर विद्या जी मान गई। एक लड़की पसंद कर ली गई जुगल के लिए, जो पढ़ी लिखी भी थी और ऊंचे संपन्न घराने की भी थी। लड़की का नाम था सौम्या। थोड़े दिनों के बाद ही जुगल की सौम्या के साथ शादी हो गई। सौम्या का मायके का परिवार विद्या देवी के परिवार से रुतबे में टक्कर लेता था। अब सौम्या घर में आ गई शादी होके। पढ़ी लिखी थी, साथ ही अच्छे ऊंचे घराने से आई थी, इसलिए वह घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी। उसने एमबीए करा हुआ था, इसलिए विद्या देवी ने उसे ससुर के फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करवा लिया। शुरुआती दिनों में विद्या जी और निशा ने अपने रंग दिखाने चाहे, मगर सौम्या ने उन्हें इतने अच्छे से पलटवार किया कि उसके सामने विद्या जी और निशा दोनों ही फीकी पड़ गई और उन्होंने आखिर हार कर सौम्या को बड़ी होशियारी से अपनी टीम में मिला लिया। अब सौम्या भी अपनी बड़ी भाभी अमृता की जब चाहे बेइज्जती कर देती, कभी भी कुछ भी सुना देती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी जेठानी उसको कभी टक्कर नहीं दे सकती। और वैसे भी घर के सभी लोग तो यही कर रहे थे। वह अपनी जेठानी से हर मामले में फीस है, यह बात वह जानती थी और इस बात का वह जमकर फायदा उठाती थी। अमृता की हालत यह थी कि अब सभी के लिए घर की वह एक नौकरानी मात्र बनकर रह गई थी। यह सब जब अरुण देखता तो मन ही मन बड़ा दुखी होता। आखिर एक बार उसने खूब सोच विचार के ये फैसला ले लिया कि अब वह अमृता को किसी भी तरह से घर के इन पचड़ों से बाहर निकाल कर ही दम लेगा। अरुण देख रहा था कि उसके छोटे भाई की पत्नी भी पिता के बिजनेस में काम करने की वजह से घर में सभी से सम्मान पा रही है, मगर उसकी पत्नी इतने समय से सबके लिए सब कुछ करते हुए भी कोई उसे मान सम्मान नहीं मिल रहा था, जबकि वह तो घर की बड़ी बहू थी। अरुण को लगने लगा कि अगर अमृता का यही हाल रहा तो कल को उनके बच्चों को भी घर में नौकर के बच्चों जैसा ही व्यवहार मिलेगा। और दूसरी बात, बच्चे भी उन दोनों की कोई इज्जत ना करेंगे। यह सब कुछ विद्या देवी की चालाकियों का ही फल था, जिसका नतीजा अरुण और अमृता भर रहे थे। जुगल ने तो चालाकी दिखाकर अपने आप को फंसने से बचा लिया था और अब वे दोनों पति पत्नी भी माँ और बहन की टीम में शामिल होकर घर में मजे ले रहे थे। अरुण ने अमृता से एक दिन कहा, अमृता, तुम खुद सोचो कि तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हो गई है। अब तुम्हें खुद के लिए बोलना पड़ेगा, वरना तुम्हारी स्थिति ता उम्र ऐसी ही रहेगी। बोलो, तुम क्या चाहती हो। अमृता बोली, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज्यादा, मेरी पढ़ाई भी तो पूरी न हो पाई है और ना ही मेरे माता पिता की इतनी हैसियत है कि अब वो मुझे पीहर बुलाकर पढ़ाई करवा सके। अगर तुम भी मुझे पढ़ाना चाहो तो यहाँ कोई मुझे इस बात की इजाजत देगा क्या। क्या करूँ मैं, अब मुझसे भी घर के लोगों का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, एक बात कहता हूँ, अरुण ने उसको सुझाने की कोशिश की। देखो, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसी को अपना बिजनेस क्यों नहीं बना लेती। बिजनेस बना लो, कैसे। क्यों ना तुम एक छोटा मोटा होटल खोल लो, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, एक छोटे मोटे होटल से। होटल, मगर ये सब हो कैसे पाएगा और घर के लोग क्या कहेंगे। वो सब मैं देख लूंगा। और होटल शुरुआती में तो थोड़ा छोटा ही होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा व्यवसाय बढ़ता जाएगा तो हम होटल को अच्छे रेस्टोरेंट में तब्दील कर देंगे। अमृता कहने लगी,
अरुण जी, आपका कहना तो सब कुछ सही है और मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि ये सब होगा कैसे? अरुण ने कहा, अरे घर से थोड़ी दूर पर ही अपनी एक दुकान खाली पड़ी हुई है। उसको पहले तो मैं किराए पर चढ़ाने वाला था, मगर अब सोच रहा हूँ कि वहां तुम अपना एक होटल खोल लो। उस दुकान को हम अच्छी तरह से फर्निश कर देंगे। पहले छोटे मोटे काम से शुरू करो, फिर देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। अमृता वाकई बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसे भी अरुण का आइडिया पसंद आया। बस डर था तो घर के लोगों का कि वे इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। घर में जब सभी को पता चला कि अमृता होटल खोलने जा रही है, तो उसकी सास विद्या जी, ननद निशा और देवरानी सौम्या, यहाँ तक कि देवर जुगल ने भी उसके इस काम का जमकर विरोध किया। इस घर का काम कौन करेगा? और दूसरा, तुम्हें घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? जब तुम होटल चलाने लगोगी तो घर की क्या इज्जत रहेगी बाहर? इस बार अरुण ने बीच में पड़कर अपनी पत्नी की तरफ से बोलते हुए कहा, सुन लो तुम सब लोग, मेरी पत्नी तुम लोगों की नौकर तो नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बनाते बनाते अपनी सारी जिंदगी बिता दे और उस पर भी तुम लोगों के ताने और उसका मजाक उड़ाते रहो। विद्या जी बोली, अरे तेरी पत्नी में इतनी काबिलियत है क्या कि वह फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर दी? अगर कर पाती तो मैं उससे करवाती। मेरी क्या गलती इसमें? माँ, जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही तरह का बिजनेस करे। अगर कोई चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी तो खड़ा कर सकता है। इस पर निशा और सौम्या भी अमृता का मजाक उड़ाते हुए बोली, ये क्या होटल चलाएगी? जाहिल गवार तो है, इसे तो सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए। अगर यह घर के काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस बात को अब तुम लोग सोचो। अरुण ने कहा, तुम लोग तुम्हारे कामों के लिए चाहो तो अलग से नौकर रख लो, लेकिन अब इससे आगे मेरी पत्नी अमृता तुम सबकी नौकरानी बनकर घर का काम करते हुए घर में नहीं बैठी रहेगी। घर के सभी लोगों ने काफी कोशिश की कि अमृता अपना होटल न खोल पाए, मगर अरुण के सपोर्ट से अमृता ने अपना होटल खोल लिया। होटल में मदद के लिए उसने कुछ लोगों को काम पर लगाया और मुख्य काम अमृता खुद जी जान से करने लगी। बीच बीच में अरुण भी होटल का चक्कर मार लेता। मजे की बात तो यह थी कि 4 महीनों के समय में ही होटल इतना अच्छा जम गया कि खूब चलने लगा। अमृता ने अपना खुद का बिजनेस आखिर जमा ही लिया था। 1 साल के अंदर तो उसका होटल इतना प्रसिद्ध हो गया कि शहर के नामी लोग भी उस होटल से कुछ खास आइटम खाने के लिए आने लगे। होटल से काफी मुनाफा होने लगा। होटल में घर जैसा खाना, उसके साथ साथ पारंपरिक पकवान भी तैयार किए जाते थे। अमृता तो अब हर महीने इतना कमा लेती थी जितना उसकी ननद निशा 1 साल में कमा पाती थी। उसकी देवरानी भी अपने ससुर के बिजनेस में ज्वाइन थी, इसलिए देवरानी और ननद को अमृता से अब जलन होने लगी थी। और विद्या जी, उन्हें तो अमृता की खुशी देखी नहीं जा रही थी, मगर ससुर बड़े खुश थे। बोले, मैं अमृता की दशा घर में जो थी वो देखकर बड़ा दुखी था, लेकिन अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उसने अपने लिए कुछ सोच लिया है। हम लोग तो वैसे ही शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, मगर अब अमृता की वजह से होटल के बिजनेस में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। फिर अमृता को पास बुलाकर बोले, बेटी अमृता, यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। घर के सारे लोग तो फैमिली बिजनेस में हैं। एक तुम ही हो जिसने इतने कम समय में अपना खुद का बिजनेस जमा कर इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारी होटल की सफलता देखकर मैं खुश हूँ। इस वजह से हम अपने इसी शहर में कुछ और भी होटल खोलेंगे, जिसकी अब तुम देख रेख किया करना। खास खास काम अपने हाथ से करना और बाकी सब तुम्हारे नौकरों के भरोसे तुम करवा लिया करना। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटी। अमृता की सास, ननंद, देवरानी और देवर ये सब मुंह बाए अमृता का मुंह ताकते रह गए, क्योंकि अब इसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपने पिता के आगे भी अमृता का अपमान करे। धीरे धीरे अमृता के 5-6 होटल शहर में खुल गए। इसके अलावा एक अच्छा रेस्टोरेंट भी उसके ससुर ने उसके लिए बनवा दिया। यह सब इसीलिए हो पाया कि अरुण और अमृता ने हिम्मत नहीं हारी और अरुण ने अपनी पत्नी के लिए कुछ अलग से सोचा और उसका साथ दिया। लोग मजाक उड़ाते समय यह भूल ही जाते हैं कि किसी को खुद से कमतर नहीं आंकना चाहिए और सबका समय आता जरूर है। किसी का पहले आता है और किसी का बाद में। मित्रों, अभी आपने अरुण और अमृता की कहानी सुनी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।